राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे 12th के बोर्ड में जो खास करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोगों को टेक्निकली इवैल्यूएट करना है कि कौन से सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर और कितना वेटेज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स हैं, ये 10 के 10 चैप्टर्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए कि इस बार के बोर्ड में अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर सकें। सबसे पहले आता है फिज़िकल केमिस्ट्री। इस बार सॉलिड स्टेट चैप्टर को हटा दिया गया है। सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। ये 3 चैप्टर ही सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री में है। और इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। मतलब टोटल फर्स्ट पार्ट में आपके पास सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। और रही बात ऑर्गेनिक, जो केमिस्ट्री में एक अपने आप में अद्भुत रोल प्ले करता है, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिकुल्स। अब सबसे पहले हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। 50 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहेंगे, तो वो 50 मार्क्स अगर आपको 50 में 50 चाहिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन। लाइन टू लाइन का मतलब होता है, अब ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ हम लोग वही पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन चैप्टर में, तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, इससे रिलेटेड जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और बना लेते हैं। दूसरी बात होती है जब हम खास करके हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेनेट हॉफ फैक्टर, हम लोगों को इतना टॉपिक्स याद रहता है। सबके फार्मूलाज भी हम लोगों को याद रहता है कि सर मोल फ्रैक्शन जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। किसी एक का निकल जाएगा तो दूसरे का 1 में से माइनस कर देंगे, इस तरह से दूसरा निकल जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उसका भी निकल जाएगा। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो भी निकल जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6, वो भी निकल जाएगा। ये फार्मूलाज हम लोग इजीली निकाल देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये जो मास होता है ये सॉल्यूशन का मास होता है, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करने से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाता है। इस तरह से आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। खास करके मोल फ्रैक्शन आप लोगों को याद रखना है। और दूसरी बात मोलैरिटी और मोलालिटी। अब आ जाइए इसके बाद जो सॉल्युबिलिटी की मैंने बात की थी, हेनरीज कांस्टेंट में। हेनरीज कांस्टेंट में हम लोग फार्मूला याद रख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर बहुत सारे इसके यूजेस भी है। ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ने और घटने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी। फिर सॉल्युबिलिटी में आता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके ग्राफ्स को हम लोगों को देखना होता है। उसके बाद से मेन शुरू होता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है पार्शियल प्रेशर पे।
और इसके फार्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, delta TB is directly proportional to molality, delta TB is equal to KB into molality, और मोलालिटी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, फिर मोलालिटी का फार्मूला पुट कर देते हैं। इन दोनों फार्मूलाज से मोलर मास M2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वैल्यूज़ हम लोग पाई इज इक्वल टू CRT, C जो है यहाँ पर खास करके कंसंट्रेशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वजह से लगाया गया है। और लास्ट में हम लोग वैन एट हॉफ फैक्टर की बात करते हैं, जिसमें नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास जो वैल्यू होती है आई की ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको समरी दिया चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का। तो हम लोग जनरली इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उतना से MCQ नहीं आएगा। MCQ के लिए आपको जाना पड़ेगा एक एक लाइन डिटेल्स। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर का जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पेज में सॉल्यूशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशन हैं। कोई एग्जांपल दे दिया और पूछा ये कौन से टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है, गैस सॉल्यूशन का है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन का है, तो उस टाइप में आप देख करके बता सकते हो ये किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरी बात, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें ग्राफ के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि ये जो है रॉल्स लॉ का जो आइडियल गैस रियल गैस होगा उसमें डेल्टा V की वैल्यू ग्रेटर देन मिक्सचर होगा, स्मॉलर देन मिक्सचर होगा। तो ये सारी एक एक छोटी छोटी वैल्यूज़ को हम लोगों को देखना पड़ता है, तब जाकर के MCQ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैंने एक चैप्टर में बताया। ठीक इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी जितने भी फार्मूलाज है उसको लिख लीजिए, साथ साथ एक एक लाइन NCERT का एकदम गो थ्रू हो जाइए, उससे जितने भी MCQs बनने की संभावना है उसको रीड कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स जो खास करके न्यूमेरिकल बेस्ड, ये तीनों चैप्टर जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक, D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन दोनों चैप्टर को थोड़ी समझदारी से हम लोगों को ध्यान देखो। ये 3 चैप्टर जो फिजिकल के हैं, ये न्यूमेरिकल से आपका सब्जेक्टिव पार्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो बच्चा ये न्यूमेरिकल से नहीं निकलेगा। ये ऑर्गेनिक की तरह है। पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट के हिसाब से प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानना है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नॉमेनक्लेचर्स है, आइसोमर्स है, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। वैसे लिगेंड फील्ड थ्योरी का बहुत ही छोटा पार्ट है, वो हायर स्टैंडर्ड्स में लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको भी देख लेना ताकि जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो MCQ के लिए कवर कैसे करना है हमको, उस पर थोड़ा बेहद अच्छे तरीके से ध्यान देना। अब आ जाइए ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य 4 चीज़ें हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूसेस। ये 5 चीज़ को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 50 से ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, इन सारे कंपाउंड्स का प्रिपरेशन एक जगह लिख लेना है। सबके IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हमारे NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं उसको लिख लेना है। और जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, NCERT के अंदर में कुछ ऐसे प्रिपरेशंस भी है जो नहीं दिए लेकिन एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक, गाला, मार्वल, दर्पण, अगर ऐसा कुछ है तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि प्रिपरेशंस में कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज से MCQ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक पॉइंट है, तो उसमें आपको देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये पॉइंट को याद रख लेना, ये हर जगह काम आएगा। क्लास 11 में आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन से चालू किया होगा और ये अभी तक आपको काम आएगा। दूसरी बात होती है, जब इन दोनों पॉइंट्स को आप देखते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़
में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे का प्रिपरेशन एक दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ अल्काइल हैलाइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो अल्काइल हैलाइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अल्कोहल का प्रिपरेशन है। सिमिलरली अल्कोहल का जो प्रिपरेशन वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड वाइस वर्सा। इस तरह से हर एक चैप्टर के साथ यही सेम रिलेशन है। तो आप चारों चैप्टर का एक जगह नोट्स बना लो प्रिपरेशन का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस का। तो इस तरह से मेन जो 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, वो चारों चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाएगा। अब आ जाइए जो बायोमोलिकुल्स है, खास करके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, बट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जो मेन फोकस थिंग है उस पर ध्यान देना है। जैसे ग्लूकोज के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ग्लूकोज को रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। ये 2022 का गुजरात बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन था। तो ठीक इसी प्रकार से MCQ कुछ ना कुछ जो है आपको आ सकते हैं। सारे विटामिन को आप देख लीजिए, कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, उसको किस चीज़ से दूर किया जा सकता है, क्या क्या उसके जो है इंग्रेडिएंट्स है उसको थोड़ा आपको देख लेना है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स में आपको देख लेना है कि इंसुलिन में कितने अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर विटामिन्स के बाद DNA और RNA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें खास करके अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ बायोमोलिकुल्स में, तो मैंने कहा है जैसे बच्चों को DNA और RNA का डिफरेंस एक 2 मार्क्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के। इस बार 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स वाले बायोमोलिकुल्स में। तो अगर आप होशियारी से 2 से 4 घंटा अगर आपने सिर्फ केमिस्ट्री को दिया, ओनली 2 to 4 hours, आई एम नॉट आस्किंग मच मोर टाइम बिकॉज यू हैव टू रीड फिजिक्स ऑल्सो, यू हैव टू गो थ्रू बायोलॉजी एंड मैथ्स ऑल्सो। तो अगर आपने 2 से 4 घंटे, क्योंकि आपने पूरे सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आप अगर बेहतरीन ढंग से इस तरह से पढ़े लाइन टू लाइन, तो मेरा विश्वास है आप MCQ में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी सब्जेक्टिव तो आपके अपना बाएं हाथ का खेल है, बट MCQ के लिए जो मैंने आपको टिप्स दिया है, जो लाइन टू लाइन रीड करके एक एक वर्ड को छोड़ना मत। NCERT के पेज में ऐसा लगना चाहिए कि तुमने किसी भी वर्ड को छोड़ा नहीं हो। लाइन टू लाइन रीड कर लो, उससे जो भी बनता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है जानते हो? चिंतन करना। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंतन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब एक एक लाइन को रीड करते हो तो उसको थोड़ा ब्रेन में चिंतन करते जाओ। ओके, अच्छा एड्रेनालिन में जो है टर्शियरी अमाइंस होता है, सेकेंडरी अमाइंस होता है, बेनेड्रिल के अंदर में कौन सा अमाइन होता है। तो जब आप रीड करते हो तो उसको थोड़ा सा थिंकिंग नहीं, अगर मान लीजिए नहीं दिमाग में रह पाता है तो उसको नोटबुक में कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपने 2 से 4 घंटा सिर्फ एक वीक दिया तो आई एम डैम श्योर यू विल सिक्योर 95+ इन केमिस्ट्री। दैट्स ऑल। थैंक यू।